करने जा रहे हैं। आज हम लोग वही चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि वही टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जो चैप्टर दूसरों चैप्टर को समझने में हमारी हेल्प करेगा, जो हमें पूरे अकाउंटेंसी को समझने में हेल्प करेगा। वो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है अकाउंट्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है, हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहली बात आती है अकाउंट्स की। अकाउंट्स क्या है? ठीक है, तो अकाउंट्स हम लोग तो नॉर्मली सुनते हैं कि अकाउंट बैंक के होते हैं। अकाउंट हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाते हैं, है ना? यही हम लोग सुनते आ रहे हैं। आप लोगों ने इससे पहले यही सुना होगा। लेकिन क्या यही अकाउंट्स है? ये अकाउंट्स है? नहीं। देखो, सबसे पहली बात, अगर हम अकाउंट की बात करें तो अकाउंट्स को हम इन शॉर्टली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अकाउंट्स इज अ specific book in which all transactions or events related to business। क्या है अकाउंट्स? तो कह रहा है कि अकाउंट्स इज अ स्पेसिफिक बुक। अकाउंट्स एक स्पेसिफिक बुक को कहा जाता है। स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या हो गया? स्पेशल। ठीक है, अकाउंट्स इज अ स्पेसिफिक बुक इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिलेटेड टू बिजनेस आर रिकॉर्डेड। अकाउंट वो स्पेसिफिक बुक है जिसमें हम लोग बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अकाउंट्स। ठीक है, क्या है अकाउंट्स? अकाउंट वो स्पेसिफिक बुक है जिसमें हम बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम अकाउंट्स कहेंगे। क्लियर? अब बात आती है कि ठीक है सर, हमने ये तो समझ लिया कि अकाउंट्स हम उस बुक को कहेंगे जिसमें हम लोग अपने बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सर ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये इवेंट क्या होता है ना? तो कह रहा है कि ट्रांजैक्शंस की अगर बात की जाए तो ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन मीन्स एनी काइंड ऑफ exchange of money for the business purpose। यानी बिजनेस के पर्पज से हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग पैसों की लेन देन करें तो वो क्या होता है? ट्रांजैक्शन कहलाता है। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर द बिजनेस पर्पसेस। किसी भी बिजनेस के पर्पज से अगर हम पैसों की लेन देन करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा? वो हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। जैसे हमने सैलरी पे किया, ट्रांजैक्शन है। हमने रेंट पे किया, ट्रांजैक्शन है। हमने कमीशन लिया, ट्रांजैक्शन है। हमने गुड्स खरीदा, ट्रांजैक्शन है। हमने गुड्स बेचा, ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। अब दूसरा है हमारा इवेंट। इवेंट क्या है? तो इवेंट का मतलब कहा जा रहा है कि इवेंट मीन्स द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस मेड इन द बिजनेस। हम लोग बिजनेस में लेन देन करते हैं ना, खरीद बिक्री करते हैं, लेन देन करते हैं। ये जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस के अंदर में करते हैं उस ट्रांजैक्शंस का जो रिजल्ट आता है, उसका जो परिणाम होता है,
उसको हम क्या कहेंगे, इवेंट। जैसे हमने ये पेन खरीदा 10 रुपये का, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है, खरीदा, पैसे की लेन देन हुई ना, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन। अब हमने इस पेन को क्या किया, 15 रुपये में बेच दिया, बेचा तो फिर से पैसों की लेन देन हुई, ये क्या है, ट्रांजैक्शन। अब 10 रुपये में खरीदा और 15 रुपये में बेच दिया, बीच में मुझे क्या हुआ, 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब ये जो 5 रुपये की प्रॉफिट हुई है, ये हमारे लिए क्या है, इवेंट। ये क्या है, इवेंट। ओके, ये क्या हो गया, इवेंट हो गया। ओके, फिर से सपोज कि हमने 100 पीस ऑफ पेन खरीदा, कितना, 100 पीस, ट्रांजैक्शन। 80 पीस पेन हमने बेच दिया, क्या होगा, ट्रांजैक्शन। बीच में 20 क्या रह गया, अनसोल्ड रह गया, बिना बिका हुआ रह गया, इसको क्या कहेंगे, इसे हम इवेंट कहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट को हम लोग जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अकाउंट्स। क्लियर है, बात समझ में आ गई, अकाउंट्स क्या है। चलो ओके, अब कहा जा रहा है कि ये जो अकाउंट्स है ये तो हम लोग समझ चुके हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी कहीं कहीं पे अकाउंटिंग लिखा हुआ आपने देखा होगा, और कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि अकाउंटेंसी लिखा हुआ है ना। कहीं कहीं पे क्या है, अकाउंटिंग लिखा हुआ आपको मिलेगा और कहीं कहीं पे अकाउंटेंसी। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर कहीं पे अकाउंट्स, कहीं पे अकाउंटिंग और कहीं पे अकाउंटेंसी लिखा हुआ रहता है, हमें कहाँ किस चीज़ का इस्तेमाल करना है और तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो, अकाउंट्स का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं। अकाउंट्स क्या है, तो अकाउंट्स वो स्पेसिफिक बुक है जहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग क्या है, ये जो हम लोग ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने की ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। इसको क्या कहेंगे, अकाउंटिंग। जैसे मान लो कि एक प्लेट है, एक प्लेट के अंदर में दाल चावल बहुत सारी चीज़ है, हम उसको कहेंगे ना कि ये खाना है, क्या बोलेंगे, ये व्हाट इज़ दिस, तो ये खाना रखा हुआ है भाई, है ना। अब इसको हम लोग यूँ चबा रहे हैं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी क्रिया कर रहा हूँ, खाना। मतलब जो रखा हुआ है प्लेट में वो भी खाना और मैं जो कर रहा हूँ क्रिया वो भी खाना। तो दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ गया ना। तो उसी तरीके से अकाउंट्स वो बुक है जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, और जिस क्रिया में हम लोग ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उस क्रिया को, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग कहेंगे। तो हम अकाउंटिंग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अकाउंटिंग refers to that process through which all the transactions or events related to business are recorded। ठीक है, अब आप जब अपने बुक के अंदर में देखोगे अकाउंटिंग के डेफिनेशंस, तो उसमें आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का डेफिनेशन लिखा हुआ मिलेगा, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग। तो वो सारे डेफिनेशंस भी हम लोग करेंगे। वो सारे डेफिनेशन जो है वो स्पेसिफिक डेफिनेशन है, ठीक है, तो वो सारे भी करेंगे। लेकिन अभी हम लोग प्रैक्टिकली किसको कहा जाएगा हम उसको समझ रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया अकाउंटिंग क्या है। अब बात आती है, ठीक है सर अकाउंट्स तो हम लोग समझ चुके हैं, हम लोगों ने अकाउंटिंग भी समझ लिया, अब बात आती है अकाउंटेंसी की। ये अकाउंटेंसी का मतलब क्या हो गया, अब ये बताइए, है ना। तो चलो, अब अकाउंटेंसी क्या है, तो हम लोग
जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं सारे ट्रांजैक्शन और इवेंट को, उसको हम क्या कहेंगे? अकाउंट। जिस प्रोसेस के अंदर, बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग। और जिस स्किल, जिस नॉलेज, क्या हमें इसे करने के लिए कुछ नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी? क्या कोई भी अकाउंट्स मेंटेन कर लेगा? कोई भी नहीं ना कर सकता है। जिसके पास वो नॉलेज है, जिसके पास वो स्किल है, जिसके पास वो आर्ट है, वही ऐसा कर सकता है ना, वही रिकॉर्ड कर सकता है ना। तो बस उसी स्किल, नॉलेज और आर्ट को हम क्या नाम देते हैं? अकाउंटेंसी। उसको क्या कहेंगे? अकाउंटेंसी। ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है? सो अकाउंटेंसी refers to that art, skill or knowledge through which the transactions or events related to business are recorded. ओके, यानी कि अकाउंटेंसी क्या हो गया? अकाउंटेंसी वो आर्ट है, वो स्किल है, वो नॉलेज है जिसकी मदद से हम लोग अपने बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? जिसको हम अकाउंटेंसी कहेंगे। फिर से एक बार देख लिया जाए। अकाउंट्स वो स्पेसिफिक बुक है जहाँ पे अपने बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन और इवेंट का मतलब होता है, ट्रांजैक्शन मीन्स एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी, और इवेंट मीन्स रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस मेड इन द बिजनेस। बिजनेस में ट्रांजैक्शन के जो रिजल्ट आते हैं उसको हम इवेंट कहते हैं, और इसी ट्रांजैक्शन और इवेंट को हम जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसको हम अकाउंट कहेंगे। अकाउंटिंग क्या हो जाएगा? ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर में हम लोग अपने बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग कहेंगे। और जिस नॉलेज, जिस स्किल, जिस आर्ट की मदद से बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम अकाउंटेंसी कहेंगे। ठीक है? क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा क्लियर हो चुका कि अकाउंट्स और अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटिंग किसको कहा जाता है। अब है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले तो देयर आर टू टाइप्स की जगह पे हम लोग समझेंगे देयर आर टू अप्रोचेस टू क्लासिफाई अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, अकाउंट्स के टाइप्स को बताने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। कितने? दो अप्रोचेस के थ्रू हम अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, और सेकेंड है मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच, या फिर हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। ओके, क्या बोला जा रहा है कि ये दो तरह के अप्रोचेस है, मीन्स कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्या हो गया हमारा? ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच, एंड सेकेंड इज मॉडर्न और अमेरिकन
अप्रोच, इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कह सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि ये ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, पहले इसको समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न और अमेरिकन के अकॉर्डिंग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ट्रेडिशनल और इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग जानेंगे कितने टाइप्स के होते हैं अकाउंट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, initially there was two types of accounts, ठीक है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट सबसे पहले कितने टाइप्स के थे? 2 टाइप्स। सबसे पहले क्या हुआ था कि अकाउंट्स को 2 पार्ट्सों में डिवाइड किया जाता था। पहला था हमारा पर्सनल अकाउंट और सेकेंड इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। शुरुआत में अकाउंट्स के 2 टाइप्स हुआ करते थे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। लेकिन फिर इसको और इजी करने के लिए इस इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? बट फर्दर impersonal account is classified into 2 types। इस impersonal account को क्या किया गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? तो बन गया एक रियल अकाउंट और सेकेंड क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। बात समझ में आई? हम लोग किसके बारे में शुरू किए पढ़ना? ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फिर उसके बाद पर्सनल और इम्पर्सनल, फिर उसके बाद पर्सनल को तो वैसे ही छोड़ दिया गया, लेकिन ये इम्पर्सनल को और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक बन गया रियल और दूसरा बन गया नॉमिनल। तो इस प्रकार से क्या हुआ? अब तो इम्पर्सनल अकाउंट खत्म हो चुका है, इम्पर्सनल की जगह पे क्या आ चुका है? रियल एंड नॉमिनल। तो अब हम कह सकते हैं, सो नाउ वी कैन से दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग या इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं? 3। फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। समझ में आई बात? अब क्या है कि अब हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, इतना बता भी सकते हैं अगर पूछा जाए तो, लेकिन अब सीधे सीधे अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हो गया। अब हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे
कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर्सनल अकाउंट से क्या है पर्सनल अकाउंट? तो पर्सनल अकाउंट के बारे में कहा जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट इज which are directly or indirectly related to any person और फर्म। फर्म का मतलब होता है बिजनेस। ठीक है, तो क्या है पर्सनल अकाउंट? सो पर्सनल अकाउंट इज द अकाउंट which are directly or indirectly related to any person or any firm। यानी वे सारे अकाउंट जो किसी पर्सन या बिजनेस से रिलेटेड हो, वे सारे अकाउंट जो किसी पर्सन या बिजनेस से रिलेटेड हो, उसको हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब यानी पर्सन और बिजनेस से रिलेटेड कैसे हो सकता है? तो कहा जा रहा है कि जैसे मान लो कि वे सारे अकाउंट जिसमें किसी पर्सन का नाम आए या किसी बिजनेस का नाम आए, तो वो अकाउंट क्या कहेंगे हम लोग? पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जिसमें भी किसी पर्सन या बिजनेस का नाम आए उसको हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट। जैसे राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, किसी भी पर्सन का नाम, रमेश, सुरेश, मुकेश, कोई भी पर्सन का अगर नाम है तो उसके साथ अकाउंट लगी हुई है तो वो क्या कहलाएगा? वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। या फिर किसी भी बिजनेस का, जैसे राम एंड कंपनी अकाउंट, ये क्या है? ये बिजनेस का नाम है ना। मान लो श्याम प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है? ये भी किसी बिजनेस का नाम लग रहा है ना। उसके बाद क्या है? बैंक, बैंक अकाउंट क्या है? ये भी बिजनेस है ना। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। ये कैसे पर्सनल अकाउंट है हम लोग अभी थोड़े देर में समझेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि पर्सनल अकाउंट किसको कहा जाता है। तो पर्सनल अकाउंट वे सारे अकाउंट को कहे जाते हैं जो किसी पर्सन या बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इसका मतलब कि किसी भी पर्सन या बिजनेस के नाम से ओपन किया गया अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स भी देख लिया। अब आगे हम लोग जानेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स हो जाते हैं? 3। और उसके बाद हम लोग जब 3 टाइप्स पढ़ लेंगे फिर ये समझेंगे कि सर ये कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होता है और ये पर्सनल अकाउंट कैसा है। ठीक है, तो 3 टाइप्स में कौन कौन सा है? फर्स्ट है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। क्या है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी कि पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स हो गए? 3। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है।
सो नेचुरल पर्सनल अकाउंट is the account which is directly related to person only. ओके, मैंने अभी क्या बोला? मैंने ये बताया कि वे सारे अकाउंट जिसमें पर्सन या बिजनेस के नाम आए उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। वो सारे अकाउंट जो कि पर्सन या बिजनेस से रिलेटेड हो उसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, है ना। तो अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है? तो कह रहा है कि ये वो अकाउंट है जो डायरेक्टली सिर्फ पर्सन से रिलेटेड हो। मतलब पर्सन और बिजनेस दोनों से रिलेटेड अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, लेकिन जो अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पर्सन से रिलेटेड है वो पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। लेकिन कौन सा पर्सनल अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग जान समझेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है राम अकाउंट। ये राम अकाउंट क्या है? ये राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। श्याम अकाउंट भी क्या है? ये भी पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन कौन सा पर्सनल अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। थर्ड इज मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट क्या है? ये भी पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन कौन सा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ये हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट नहीं है। लेकिन पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली पर्सन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसमें पर्सन के नाम नहीं है, बिजनेस के नाम है। क्लियर है? ओके। सेकेंड क्या कहा जा रहा है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। It is the account which is directly related to firm but indirectly related to person also. ओके, अब हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या हो गया? तो कह रहा है कि इट इज द अकाउंट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सन, सॉरी फर्म, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सन ऑल्सो। मतलब ये वो अकाउंट है जो कि डायरेक्टली क्या हो, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो किसी न किसी पर्सन से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने क्या बोला? राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये सब क्या है? पर्सन के नाम है। उसके बाद क्या है? राम एंड कंपनी अकाउंट। तो विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फर्म बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सन। इसका मतलब हुआ सबसे पहले तो जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, इनडायरेक्टली किसी न किसी बिजनेस से भी रिलेटेड है। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं जिसमें पर्सन का नाम आए वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और जिसमें बिजनेस के नाम से अकाउंट ओपन होते हैं उसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब हम ये समझते हैं कि डायरेक्टली ये पर्सन से और इनडायरेक्टली जो ये रिलेटेड है, ये इसका मतलब क्या हुआ? जब हम डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सन कह रहे हैं, ये कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, सपोज एक आदमी है राम, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बिजनेस का नाम रखा राम एंड कंपनी। अब जब वो ट्रांजैक्शन करेगा तो वो किस नाम से करेगा? राम एंड कंपनी के नाम से। वो जब अकाउंट ओपन करवाएगा बैंक के अंदर में तो किस नाम से करेंट अकाउंट ओपन करवाएगा? राम एंड कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली तो वो राम एंड कंपनी बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक पर्सन बैठा है ना। तो इसीलिए क्या है, वो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू पर्सन ऑल्सो कहा जाता है। ऐसे समझ सकते हैं जिसमें पर्सन का नाम आए
वो नेचुरल पर्सन है, जिसमें बिजनेस का नाम आए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं हम लोग रामायण कंपनी अकाउंट, श्याम प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट, किसी भी बिजनेस का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, ये तो हो गया हमारा नेचुरल और आर्टिफिशियल। थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? इट इज द अकाउंट which represents the proprietor or person related to business। ओके, क्या कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या है? सो इट इज द अकाउंट विच रिप्रेजेंट्स द प्रोप्राइटर और पर्सन रिलेटेड टू बिजनेस। यानी वे सारे अकाउंट जो बिजनेस के प्रोप्राइटर को या फिर वैसे किसी पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा प्रोप्राइटर को? तो जब भी हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बिजनेस के अंदर में, जब भी अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है तो सबके नाम से अकाउंट ओपन होगा, लेकिन जो बिजनेस के प्रोप्राइटर होते हैं, बिजनेस के प्रोप्राइटर के नाम से अकाउंट नहीं ओपन किए जाते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? मान लीजिए एक रजिस्टर है, उसके अंदर में सबके नाम से, सारे कस्टमर के नाम से अकाउंट ओपन किया हुआ है, मोहन अकाउंट, सोहन, रमेश, सुरेश, सबके नाम से है। उसी में बिजनेस का प्रोप्राइटर है सोहन, उसके नाम से भी है। तो कैसे पता चलेगा कि इसमें बिजनेस का प्रोप्राइटर क्या कौन है? नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए बिजनेस के प्रोप्राइटर को डिफर दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके नाम से अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, बल्कि उसके नाम की जगह पे हम क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट। मतलब कि बिजनेस का प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो उसके नाम की जगह पर हम कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। लेकिन बिजनेस का प्रोप्राइटर जब बिजनेस से कुछ विड्रॉ करेगा, कुछ निकालेगा, तो उसके नाम के बदले हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट। हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बिजनेस के प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम जैसे ही देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, हम जैसे ही देखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट लिखा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे, ओ अच्छा, बिजनेस के प्रोप्राइटर ने कुछ विड्रॉ किया है, बिजनेस के प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि ये बिजनेस के प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या बताया? जो बिजनेस के प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हमने यहाँ पे बोला था कि ये कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में कैसे आ रहा है, इस एग्जाम्पल में उसको समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? पर्सनल अकाउंट हम किसको कहते हैं? विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एनी पर्सन और फर्म। किसी भी पर्सन या किसी भी फर्म से रिलेटेड अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो ये बताओ कि कैपिटल किसके नाम के बदले लिख रहे हैं? पर्सन के, प्रोप्राइटर के बदले। ड्राइंग्स किसके नाम के बदले लिख रहे हैं? प्रोप्राइटर के बदले। प्रोप्राइटर कौन है बिजनेस का? प्रोप्राइटर कौन है? प्रोप्राइटर कोई पर्सन ही होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न तरीके से ये किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पर्सन से ही रिलेटेड है, इसीलिए ये क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो नोट किया जाए। तो अब हम लोग क्या समझेंगे? सेकेंड क्या था? रियल अकाउंट।
रियल अकाउंट क्या है? तो कह रहा है कि रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स। रियल अकाउंट किसको कह रहे हैं? तो रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? संपत्ति। हमारे पास कोई भी अगर वैल्यूएबल थिंग है तो हमारी एसेट्स है, ठीक है। रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स which may be either in cash or convertible or measurable into the कैश। ओके, क्या कहा जा रहा है? रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स के अकाउंट को हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं। विच मे बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, जो कि क्या हो सकता है? कैश के रूप में हो सकता है, और कन्वर्टेबल और मेजरेबल इनटू द कैश, या तो कैश के रूप में होगा या फिर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये चेयर अगर हम बेच दें तो चेयर मेरे पास से चला जाएगा और बदले में क्या मिलेगा? कैश। तो ये कैश में कन्वर्ट हो गया ना। अगर जिससे भी मैं बेचूंगा वो पूछेगा सर कितने में आप बेचोगे, मैं बताऊंगा 1000। इसका मतलब मेजरेबल भी है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे सारे एसेट्स, वो सारे वस्तुएं जो कि कैश के रूप में हो या कैश में जिसको कन्वर्ट या मेजर किया जा सकता है, वो हमारा एसेट्स होता है। और एसेट्स के अकाउंट को हम क्या कहेंगे? रियल अकाउंट। जितने भी एसेट्स होते हैं उसके अकाउंट को क्या कहेंगे? रियल अकाउंट, ठीक है। जैसे कैश अकाउंट, कैश तो हमारा एसेट्स है ही, तो ये रियल अकाउंट हो गया। फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है, मैंने क्या एग्जांपल लिया? कैश, हम लोग को पता है कैश क्या होता है। फर्नीचर हमें पता है क्या होता है। मशीन भी हमें पता है क्या होता है। स्टॉक यानी गुड्स जो अनसोल्ड है, बिना बिका हुआ है, उसको हम क्या कह रहे हैं? स्टॉक। वो भी पता है हमें क्या होता है। अब यहाँ पे गुडविल क्या हमें पता है? ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ओके। ये सब हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं। कैसे हैं हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले हमें जानना होगा कि रियल अकाउंट के भी 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट है टैंजिबल रियल अकाउंट और सेकेंड है इनटैंजिबल रियल अकाउंट। ये 2 तरह के रियल अकाउंट होते हैं, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल रियल अकाउंट क्या है? तो कह रहा है कि इट इज द अकाउंट ऑफ ऑल द tangible assets of the business। tangible assets of the business, ठीक है।
इट इज़ द अकाउंट ऑफ ऑल द टेंजिबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब जितने भी हमारे बिजनेस के टेंजिबल एसेट्स होते हैं, उस एसेट्स के अकाउंट को हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है सर, टेंजिबल एसेट्स के अकाउंट को हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहेंगे, तो ये टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? तो टेंजिबल एसेट्स मीन्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। हम जिस भी एसेट्स को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? टेंजिबल एसेट्स। तो फील तो करेंगे ही। जैसे क्या हम लोग कैश को देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं? क्या मशीन को हम देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? ये भी टेंजिबल एसेट्स है। क्या हम फर्नीचर को देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं? ये भी हमारा टेंजिबल एसेट्स है। स्टॉक को भी हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जिस भी एसेट्स को देखा जा सके, छुआ जा सके, महसूस किया जा सके, उन सारे एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और टेंजिबल एसेट्स के अकाउंट को हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। क्लियर है? सेकेंड, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब इनटेंजिबल रियल अकाउंट क्या है? सो कह रहा है कि इट इज द अकाउंट ऑफ ऑल द इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, उसे हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। अब इनटेंजिबल एसेट्स कौन सा हो जाएगा भाई? सो विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है, बट फील्ड, लेकिन महसूस किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने बोला था ना कि गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट को हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ये सब क्या है? ये सब हमारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। कैसे? तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट के लिए दो कंडीशन। पहला, इनटेंजिबल एसेट्स का होना, दूसरा इनटेंजिबल होना, दूसरा एसेट्स होना। तो हम इनटेंजिबल उसको कहते हैं विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट फेल्ड। तो क्या हम इसको देख या छू सकते हैं? कैसे? तो देखो, गुडविल क्या होता है? गुडविल कहते हैं किसी भी बिजनेस के रेपुटेशन की वैल्यू को। हर बिजनेस की अलग अलग रेपुटेशन होती है, उसकी रेपुटेशन की वैल्यू कितनी है, उसकी बिजनेस की जो रेपुटेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, क्या इस वैल्यू को हम देख सकते हैं? क्या छू सकते हैं? नहीं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। जरा सोचो, अगर देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसका कोई कलर होता है? किस कलर का होता है भाई? नहीं ना। तो हम लोग देख या छू नहीं सकते, इसका मतलब कि ये इनटेंजिबल है। अब इनटेंजिबल होने से काम नहीं चलेगा। रियल अकाउंट होने के लिए, इनटेंजिबल रियल अकाउंट होने के लिए इसको इनटेंजिबल एसेट्स होना होगा। और इनटेंजिबल एसेट्स कैसे है? हम देख या छू नहीं सकते हैं किसी भी बिजनेस के जो उसकी वैल्यू है, रेपुटेशन की वैल्यू को हम देख या छू नहीं सकते हैं। अब ये जो रेपुटेशन की वैल्यू है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेसिस पर। जैसे एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी दूसरे मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के प्रॉफिट के साथ अपना प्रॉफिट को कंपेयर करती है कि एक फ़ोन बनाने वाली कंपनी
एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी एवरेज कितना अर्न करती है, कितनी प्रॉफिट अर्न करती है, और फिर हमारी कंपनी उस एवरेज प्रॉफिट से कितनी ज़्यादा अर्न कर रही है। तो ये उसके जो एक्सेस प्रॉफिट होंगे, जो एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा होगा, उस बेसिस पे आपके बिजनेस का गुडविल पता चलता है, जिसको हम लोग गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। फिलहाल समझ गए कैसे निकला, प्रॉफिट के बेसिस पे। मैंने कहा कि एसेट हम उसको भी कहते हैं जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर देते हैं या मेजर करते हैं। मेजर तो कर रहे हैं प्रॉफिट के बेसिस पे। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, जैसे हाल में ही क्या हुआ, ट्विटर को इलॉन मस्क ने ले लिया, परचेस कर लिया, तो जैसे उसने हर चीज़ के पैसे दिए होंगे, उसी तरीके से उसने गुडविल का भी वैल्यू लगाया उसकी कीमत देने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कन्वर्टेबल भी है ना। इसलिए ये क्या है, इंटैंजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल है। क्लियर है, कोई डाउट? नो। दूसरा क्या है, ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क क्या है? तो ट्रेडमार्क का मतलब होता है, जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को देख लो। फॉर एग्जांपल अगर आप उषा की कोई कंपनी को देखोगे, उषा के किसी प्रोडक्ट को, तो हमेशा आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। आप सैमसंग देखोगे तो हमेशा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आईफोन सिर्फ अपने में एक कटा हुआ एप्पल का पिक्चर बनाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्या कोई दूसरा कोई इस बिजनेस का, इस नाम से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, लेकिन जैसे ये उषा लिखता है वैसे नहीं लिख सकता, जैसे ये सैमसंग लिखता है ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इसने अपने बिजनेस का ट्रेड मार्क ले लिया है, मतलब एक अधिकार ले लिया है कि ऐसे सिर्फ वही लिख सकता है। अब ये अधिकार को हम देख सकते हैं क्या? अधिकार को देखा जा सकता है, राइट को छुआ जा सकता है क्या? नहीं। क्या किया जा सकता है? सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इसका मतलब इसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको जस्ट हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट फील कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटैंजिबल हो गया। अब एसेट्स कैसे हुआ, तो इस अधिकार को आपको लेने के लिए एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है, फिर आफ्टर वेरिफिकेशन आपको ये अधिकार मिल जाता है। दिल्ली पर ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि गुडविल और ट्रेडमार्क ये दोनों ही हमारा इनटैंजिबल रियल अकाउंट है। अब उसी तरीके से हमने दो और एग्जांपल है हमारे पास, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। अब ये पेटेंट्स और कॉपीराइट ये हमारा इनटैंजिबल रियल अकाउंट कैसे है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनटैंजिबल रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स के अकाउंट को हम लोग इनटैंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। तो हमें दो चीजें प्रूफ करने हैं इसमें भी, कि सबसे पहले कि ये हमारा इनटैंजिबल कैसे है और दूसरा ये एसेट कैसे है। तो पेटेंट्स होता क्या है, तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कोई नया आइडिया का इन्वेंशन करता है या कोई नया फॉर्मूला का इन्वेंट करता है, तो उसे वो अपने लिए पेटेंट करा के रखता है, जिसमें वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकता है, कोई दूसरा कोई उस आइडिया उस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या करता है, इसके लिए एक जो गवर्नमेंट से किसी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन से उसको इस चीज के लिए अधिकार मिल जाता है। तो अधिकार को तो हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, अधिकार को हम लोग जस्ट फील कर सकते हैं। तो ये इंटैंजिबल हो गया, और इस अधिकार को लेने के लिए हमें उस सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन को एक अमाउंट पे करना पड़ता है। इट मीन्स कि हम अमाउंट दे के अगर किसी चीज को ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। इसीलिए ये इंटैंजिबल एसेट्स हो गया, और इस तरीके से ये इंटैंजिबल रियल अकाउंट कहलाएगा। कॉपीराइट का मतलब होता है कि जब कोई दूसरी कंपनी
किसी चीज़ को यूज़ करती है, कोई इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है जो कि उसका खुद का पेटेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने कंपनी के लिए वो चीज़ को, उस चीज़ को यूज़ करूँ, इस्तेमाल करूँ, लेकिन वो तो उसके पेटेंट का है, वो उसके अधिकार में है। मैं कैसे यूज कर सकता हूँ बिना परमिशन के? तो हम लोग क्या करेंगे कि उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए उनसे परमिशन लेंगे, फिर वो हमें परमिशन देगा। किस चीज़ का परमिशन देगा? कॉपी करने का परमिशन देगा, मतलब कॉपी करने का राइट देगा। फिर से राइट, राइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं वो हमारा क्या हो गया? इंटेंजिबल। और इसके लिए हम लोग पैसे दे रहे हैं, मतलब पैसे दे के ही इस राइट को भी हम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट का एग्जाम्पल होता है। तो ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने जाना कि गुडविल और ट्रेडमार्क, ये दोनों ही हमारा इनटैंजिबल रियल अकाउंट है। अब उसी तरीके से हमने दो और एग्जांपल है हमारे पास, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। अब ये पेटेंट्स और कॉपीराइट ये हमारा इनटैंजिबल रियल अकाउंट कैसे है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनटैंजिबल रियल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स के अकाउंट को हम लोग इनटैंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। तो हमें दो चीजें प्रूफ करने हैं इसमें भी, कि सबसे पहले कि ये हमारा इनटैंजिबल कैसे है और दूसरा ये एसेट कैसे है। तो पेटेंट्स होता क्या है? तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कोई नया आइडिया का इन्वेंशन करता है या कोई नया फॉर्मूला का इन्वेंट करता है तो उसे वो अपने लिए पेटेंट करा के रखता है, जिसमें वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर सकता है, कोई दूसरा कोई उस आइडिया उस इंफॉर्मेशन का यूज नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या करता है? इसके लिए एक जो गवर्नमेंट से किसी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन से उसको इस चीज के लिए अधिकार मिल जाता है। तो अधिकार को तो हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, अधिकार को हम लोग जस्ट फील कर सकते हैं। तो ये इंटेंजिबल हो गया। और इस अधिकार को लेने के लिए हमें उस सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन को एक अमाउंट पे करना पड़ता है। इट मीन्स कि हम अमाउंट दे के अगर किसी चीज को ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। इसीलिए ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गया और इस तरीके से ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहलाएगा। कॉपीराइट का मतलब होता है कि जब कोई दूसरी कंपनी किसी चीज़ को यूज़ करती है, कोई इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है जो कि उसका खुद का पेटेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने कंपनी के लिए वो चीज़ को, उस चीज़ को यूज़ करूँ, इस्तेमाल करूँ, लेकिन वो तो उसके पेटेंट का है, वो उसके अधिकार में है। मैं कैसे यूज कर सकता हूँ बिना परमिशन के? तो हम लोग क्या करेंगे कि उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए उनसे परमिशन लेंगे, फिर वो हमें परमिशन देगा। किस चीज़ का परमिशन देगा? कॉपी करने का परमिशन देगा, मतलब कॉपी करने का राइट देगा। फिर से राइट, राइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं वो हमारा क्या हो गया? इंटेंजिबल। और इसके लिए हम लोग पैसे दे रहे हैं, मतलब पैसे दे के ही इस राइट को भी हम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट का एग्जाम्पल होता है। तो ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। अब हम लोग जानेंगे तीसरा, नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? सो इट इज द अकाउंट which is related to all expenses or losses and all incomes
और गेन। इट मीन्स कि वे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन, बिजनेस के अंदर में जो भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन हो रहे हैं वो सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट इज द अकाउंट विच आर रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन। यानी बिजनेस के अंदर में जितने भी एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स, गेन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल होते हैं। एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, रेंट, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। लॉसेस का मतलब अगर हम किसी प्रोडक्ट को कम, जैसे सैलरी, ये क्या है? हमारा सैलरी नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल है। इसके पहले लग गया एडवांस, तो जैसे ही एडवांस लग गया अब ये क्या बन गया? एडवांस सैलरी। उसी तरीके से रेंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। अगर सिर्फ रेंट है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन जैसे ही उसके आगे लग गया कोई प्रीफिक्स यानी कि ड्यूज, तो ये क्या बन जाएगा? ड्यूज रेंट। अब हम ड्यूज रेंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सिर्फ रेंट है तो नॉमिनल, ड्यूज रेंट है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इस नॉमिनल अकाउंट में ड्यूज वर्ड ऐड हो चुका है यानी प्रीफिक्स लग गया। उसी तरीके से किसी भी नॉमिनल अकाउंट के पीछे कुछ वर्ड लग जाए यानी कि सफिक्स लग जाए, उसमें भी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में बदल जाता है। जैसे वेजेस का मतलब होता है क्या? मजदूरी। मजदूरी जब हम पे करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है, इसका मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है। और इसके पीछे लग गया आउटस्टैंडिंग यानी कि बकाया, तो ये क्या हो गया हमारा? वेजेस आउटस्टैंडिंग। यानी सिर्फ वेजेस है तो नॉमिनल अकाउंट, और वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेजेस यानी कि नॉमिनल अकाउंट के पीछे सफिक्स लग चुका है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स में हम लोग कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे एडवांस, रेंट, प्रीपेड, ड्यूज, ये सारे वर्ड ऐड होते हैं। तो ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के क्लासिफिकेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे फिर से, लेकिन मॉडर्न और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग।